नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव का महा एग्जिट पोल। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और मेरे साथ मौजूद हैं कविता पांडे। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान खत्म हो चुका है। 824 विधानसभा सीटों पर 17 करोड़ वोटरों ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। ऐसे में सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल के अनुमान जो इशारा कर रहे हैं, क्या वैसा हो पाएगा या फिर नतीजे कुछ और होंगे, इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पहले परिचय करवा देते हैं आपसे। अनिमेश भार्गव बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुरुआत करें इन सब में, लेकिन सबसे जरूरी आपके लिए जानना कि असम, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां खास तौर पर इंतजार है बदलाव का। कि जब भी बंगाल की बात की जाएगी, बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी का खाता खुल जाए। खाता तो खुल चुका है बहुत पहले, लेकिन अब सत्ता में आना चाहती है बीजेपी और इसलिए कोशिशें बहुत पहले से की जा रही हैं। 2016 के बाद 2021 और 2026। कविता, मैं ये कोशिश कर रहा हूं बताने की कि 2016 याद आता है हमें, सिर्फ 3 सीटें। उसके बाद 2021 77 और उसके बाद आंकड़ा क्या और बढ़ेगा क्योंकि इन 5 सालों के अंदर बहुत बदलाव हुआ है। बिल्कुल संयम, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बंगाल में जो नहीं हुआ अब वो होगा, लोग भयमुक्त होकर जो है वोटिंग कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग हो रही है जैसा कि हम देख रहे हैं। और बम्पर वोटिंग के बीच काफी बवाल भी हो रहा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात नहीं कर रहे हैं संयम, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने वाली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और थोड़ा सा यदि हम बात करें ममता बनर्जी की, थोड़ा घबराई हुई नजर आ रही है वो। लेकिन ये सबसे खास है कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं। 5 साल के अंदर कोशिशें बहुत की गई, एक महिला कार्ड भी खेला गया है, ऐसी कोई कोशिश नहीं जो ममता बनर्जी ने छोड़ी ना हो। तो चले हमारे सीआरपीएफ पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने गुंडा कह दिया। हालांकि फिर माफी भी मांगी उन्होंने कि माफ कीजिएगा। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तो कर रही है सरकार, लोकतंत्र के खतरा बताया है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो तृणमूल कांग्रेस लगाती आई है बीजेपी के ऊपर। और चलिए सर, ये हमारे पास जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे ही सबसे पहले जानेंगे और शुरुआत में करूंगा यहाँ पर जो सबसे खास मेहमान हो जाते हैं अनिमेश जी, क्योंकि बीजेपी कितने राज्यों में वापसी कर रही है। सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है, क्या बंगाल फतेह हो रहा है? तमिलनाडु में कोई चांस है? केरलम में कितनी गुंजाइश लग रही है सीटों की, वो भी बताइए। देखिए, अगर हम केरलम की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे हमारा वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ने जा रहा है। इस बार हमारा जो अनुमान है वहाँ आप देखेंगे पिछली बार 3% हमारा वोट था, जो अब 10 से 14% के बीच में पहुँचने वाला है। असम में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, दोबारा हमारी सरकार आ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में। आप देखेंगे कि हम 100 का जादुई आंकड़ा वहाँ पे पार करेंगे। रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल आप इस बार ये हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा करवट लेने जा रही है जहां आप देखेंगे कि भय और गुंडागिर्दी और दादागिरी के खिलाफ जनता ने किस तरह से, मतलब आप देखिए 44 डिग्री 45 डिग्री में हमारी माता बहनों ने बच्चों को गोद में लेके खड़ी रही और उन्होंने वोटिंग की है। और आप देखिए कि हम बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी में भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं शुरुआत आंकड़ों के साथ करूंगा। एग्जिट पोल की यदि बात की जाए, एग्जिट पोल अभी असम के आए हैं, फिर धीरे धीरे और राज्यों के भी सामने आएंगे। लेकिन सबसे खास है कि एग्जिट पोल के ऊपर यदि चर्चा होगी तो कितने आंकड़े को लेकर आप आश्वस्त हैं कि जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि पहले 2021 के आंकड़ों का जिक्र करूंगा। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी चुनौती साबित हो रही थी, लेकिन 200 पार सीटें कर दी थी। नहीं, देखिए वहां पे क्या था, पोलराइजेशन था। भाजपा ने धीरे धीरे शुरुआत करी, करते करते पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे, पहले उसके पहले का आप लोकसभा चुनाव देखिए, फिर थोड़ा विधानसभा के देखिए, उसके बाद फिर लोकसभा देखिए। वहाँ पर उन्होंने क्या है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठाकर वहाँ पे उन्होंने जो अपना एक पोलराइजेशन वाला सिस्टम बनाया था और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए बूथों पर कब्जा किया था, इस बार चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई। SIR हुआ, SIR में जो 95 लाख करीब नाम कटे, वो जो फर्जी नाम थे, डबल नाम थे, मृत लोगों के नाम थे, वो फर्जी वोटिंग करवाते थे। इसके अलावा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम उसमें इंक्लूड थे वो रोके। उसके बाद जब CRPF वहां लगी, चुनाव आयोग ने वहां सख्ती से ईमानदारी से चुनाव कराने का प्रयास किया, हिंसा रहित चुनाव करवाने का प्रयास किया, भय मुक्त चुनाव करवाने का प्रयास किया। तब आप देख रहे हैं, आप किसी भी उसको एग्जिट पोल को उठा के SIR पर ही मतलब पूरा फोकस इस बार बीजेपी का है इन राज्यों के अंदर।
सुरेंद्र जी से भी जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, एसआईआर से बहुत बदलाव हुआ है। बंगाल की बात आती है 91 लाख नाम कट गए, तमिलनाडु में 74 लाख कट गए, ये आंकड़े हैं। क्या आश्वस्त है कि इनसे वोटिंग में शुद्धता आई है? वोटर जो था, ये हम देख रहे हैं कि कैसे परसेंटेज बढ़ा हुआ है और परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। बंगाल में 90% पार, तमिलनाडु में भी बढ़ा हुआ है। तो क्या एसआईआर से शुद्धिकरण हुआ है? क्या इससे कांग्रेस को कोई फायदा? संयम जी, किसी भी मतदाता को निर्वाचन के अधिकार से वंचित करना लोकसभा में बड़ा पाप है, लोकतंत्र में बड़ा पाप है। इसके लिए कोई माफी नहीं है। जिस तरह से 95 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें से 34 लाख अपील में गए। वो हैं यही के मतदाता, तब तो वो अधिकार पूर्वक अपील में गए। और जोड़े कितने गए? जिस तरह से निर्वाचन की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही, पक्षपातपूर्ण रही। पहले चरण में केवल 139 और दूसरे चरण में 1468, कुल 1607 लोगों का नाम जोड़ा गया, जबकि 34 लाख लोगों ने अपील की थी। रेशियो होता है 0.05। 99% लोगों को, 99.95% लोगों को, लगभग 100% लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का पाप भाजपा के इशारे पर निर्वाचन आयोग ने किया है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वहां तो भाजपा है नहीं। जिस प्रकार से बंगाल का माहौल है, आखिरी तक, चुनाव के अंतिम दिन तक ईडी की कार्रवाई चलती रही, सीआरपीएफ का डर दिखाया गया। और जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग का ज्ञानेश कुमार तो प्रमुख भूमिका में है, स्टार प्रचारक भाजपा का घोषित कर देना चाहिए। एक बार भाजपा के किसी नेता का ट्वीट आता है, तत्काल कार्रवाई होती है। बाकी आरोप लगा रहे हैं, स्टार प्रचारक बोल रहे हैं उनको। ये देश की जनता देख रही है। 34 लाख लोगों ने अपील किया था। 99.95% लोगों का जो है मतदाता सूची में नाम आ ही नहीं पाया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जो अपील में जाएंगे उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो ये तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। तो ये जितने शिकायत हुए हैं, किस पर कार्रवाई हुई बताएं। बहुत दूसरे राज्य के अधिकारी जो ऑब्जर्वर बन के आते हैं, वो प्रत्याशी के परिजनों को, हमने बहुत महीनों तक इसके ऊपर चर्चा की कि एसआईआर से शुद्धिकरण होता है, लेकिन एक तरह से एक तरफा वोट बैंक आपको लग रहा है। चलिए इसके ऊपर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। रामावतार जी, ये कितना बदलाव आप देखते हैं? तमिलनाडु हो, असम हो और बंगाल हो, ये 3 प्रमुख राज्य हो जाते हैं। असम में हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार है और वो सत्ता निरंतर चलती रहे, कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश है बीजेपी को मात देने की। तो बंगाल के अंदर कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है और मुख्य तौर पर विपक्षी दल में अब तक बीजेपी थी। और तमिलनाडु में जहां एक तरह से एक बहुमत मिल सकता है, कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में रहे हैं। पूरे चुनाव के 5 राज्यों का विश्लेषण करेंगे, हाँ, तो भाजपा का ग्रोथ लगभग हर राज्यों में बढ़ता दिख रहा है। जो चुनावी सर्वे जो दिख रहे हैं, एग्जिट पोल दिख रहे हैं, उसमें भाजपा को लाभ हर जगह होने की संभावनाएं दिख रही है। तो क्या भाजपा का विश्वास बढ़ा है, भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, या भाजपा की रणनीति काम आ गई है? तो उनकी रणनीति, चुनाव प्रचार आक्रामक और मुद्दे, लगता है कहीं न कहीं जनता स्वीकार करने लगी है। दक्षिण के भी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, तो हर तरफ जो सर्वे आ रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहे हैं, वो ये कह रहा है। अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट किसके तरफ आएगा? चलिए मैं एक काम करता हूं, मेरे दर्शकों के साथ साथ आपको भी थोड़ा सा बता देता हूं कि जो सर्वे सही नहीं होते, हाँ, कभी सर्वे कम भी होते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो सर्वे का तात्कालिक उसको रिजल्ट मान लेना, ये भी जल्दबाजी होगी। हाँ, पर जो आधार है वो एक तरह से मजबूत दिख रहा है भाजपा का। चलिए ठीक है, बिल्कुल एग्जिट पोल्स की शुरुआत हुई है और मैं आप सबके साथ हमारे दर्शकों को एग्जिट पोल बता देते हैं। असम में एनडीए की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 24 से 36 सीटों का अनुमान जहां लग रहा है। एनडीए को 48% वोट का जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को 38%, अन्य को 0 से 3% सीट का अनुमान है। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो आपको बता रहे हैं। कविता, ये एग्जिट पोल आ चुका है और ये असम का एग्जिट पोल है जिसमें
जो बीजेपी अभी सत्ता में ही है, हिमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, शायद ये बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है। एग्जिट माई इंडिया का एग्जिट पोल ये बताता है। और बिल्कुल 2/3 बहुमत जो है एग्जिट पोल बता रहा है। और देखा जाए तो यदि सबसे प्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो सामने आ रहे हैं वो हेमंत बिश्वा शर्मा ही आ रहे हैं। संयम बिल्कुल, तो ये सबसे खास इसलिए कि 2021 के एग्जिट पोल, अनिमेश जी आपसे मेरी चर्चा होगी कि वो 2021 और 2026 कितना खास होता है। 2021 की बात करते हैं तो यही 75 से 85 ये एग्जिट माई इंडिया जो एग्जिट पोल था वही रहा था और 75 सीटें मिली थी। तो क्या इस बार लग रहा है कि यदि यही एग्जिट पोल हुआ तो शायद फिर सत्ता भी मिलेगी और थोड़े बड़े मार्जिन से मिलेगी? जी निश्चित सत्ता भी मिलेगी, बड़े मार्जिन से मिलेगी। और इस बार अगर आप असम में देखेंगे तो एक नई चीज निकल के आएगी कि जो एनडी हमारी जो पिछली सरकार थी वो एनडी गठबंधन की थी। इस बार आप देखेंगे कि मतलब गठबंधन रहेगा लेकिन जो भाजपा अकेले की सीट भी हैं वो भी बहुमत को आंकड़े को पार कर लेंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी कि असम जैसे राज्य में वहां जाके भाजपा खुद अपनी मतलब एनडीए के साथ तो है ही लेकिन खुद अपनी पार्टी की भी, भाजपा के भी उम्मीदवार इतने जीत जाएंगे कि जो वहां पे बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। असम के अंदर का एक गणित अलग है कि 2020 में हमने देखा CNRC का बड़ा मुद्दा गूंजा और उसके बाद फिर 2021 के अंदर जब चुनाव हुआ तो अच्छा मार्जिन भी मिला। अब 2026 में SIR का मुद्दा गूंजा है तो यहाँ भी करीबन 10 लाख के लगभग की बात की जाती है कि जो ऐसा वोट बैंक था जिसे हटाने की कोशिश है। लेकिन कितना लगता है SIR का प्रभाव असम के अंदर? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो उसमें जो विश्वास शब्द है ना, उसके लिए ये सब करना जरूरी होता है। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के विकास की बात करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि वो देश के लोगों का विकास हो, ना कि घुसपैठियों का विकास हो। इसलिए CNRC, SIR ये सब चीजें बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को क्या है, कांग्रेस पार्टी के पास तो चुनाव का तो उनका कोई मुद्दा है ही नहीं। जहां थोड़ी बहुत वो हमेशा ये आकलन होता है। आप देखिए, जितने भी सर्वे आप देखेंगे, जितने भी बड़े लोगों से, आपसे जो पत्रकार लोगों से बात करेंगे, वो चर्चा ये करते हैं कांग्रेस की इस बार कितनी कम हो पाएंगी। मतलब अगर 20 हैं तो वो सोचते हैं 18 आएंगी कि 15 आएंगी, 20 से 25 की कोई बात नहीं करता है। तो कांग्रेस के पास चुनाव, राजनीति, नीति, देश, विकास ये सब मुद्दे नहीं है। उसके पास तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी देश के विकास के लिए और सहयोग के लिए काम कर रहे हैं उसका विरोध करना। बिल्कुल सुरेंद्र जी, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 80 से लगभग ऊपर सीटें बता रहा है और यही एग्जिट पोल पिछले साल 75 से ऊपर की सीटें थी, 75 साबित हुई। क्या लगता है कि इस एग्जिट पोल से फिर कांग्रेस बाहर हो जाएगी इसी के आधार पर? संयम जी, जहाँ तक असम का मामला है, आपने देखा कि किस तरह से असम के तत्काल वर्तमान मुख्यमंत्री की भाषा और उनके जो व्यवहार थे, साफ झलक रहा था कि उनके अंदर ये बात समझ में आ चुकी है कि अब सरकार से रवानगी का समय है। ये अनुमान है, जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। केवल असम ही नहीं, केरलम और पौंडीचेरी में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। तमिलनाडु और बंगाल है, वहाँ पहले से स्थिति बेहतर होगी और ये तीनों राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो उन्मादी भाषण हैं, जो धनबल का प्रयोग है, जो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग है, जनता देख रही है। इनके भ्रष्टाचार से उठ चुकी है। जनता जो है सब देख रही है। लगातार सरकार में है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जनता सब कुछ देख रही है और जो परिणाम है वो 4 मई को आ जाएंगे कि कौन जीत रहा है। केंद्र में सरकार है जी। राम अवतार तिवारी जी भी है। राम अवतार तिवारी जी, यदि हम बात करें तो सभी पार्टी जो है जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन 4 मई को ही पता चल पाएगा कि आखिर जीत कौन रहा है। जनता जो है किसके पक्ष में वोट की है, ये बड़ा सवाल है। ये जनता ने अपना मत तो दे दिया है जी। जनता के जो प्रत्याशियों के भाग्य मत पेटियों में बंद हो चुके हैं। अब एक कयास हम जो लगा सकते हैं एग्जिट पोल के आधार पर, वहां के नेताओं के दौरे के आधार पर, जो पत्रकार गए थे, राजनीतिक दल के लोग गए थे, अफसर गए थे, उन लोगों के बीच क्या मन की बात, जो लोगों आजकल क्या है, जनता चतुर चालाक है। वो आदमी देख के बात करती है। भाजपा वाले हो कि कांग्रेस वाले हो, भाजपा वाले देखोगे भाजपा टाइप बात, कांग्रेस वाले देखोगे कांग्रेस वाले जैसा बात, या जो अपनी मान की बात बताते नहीं है। तो जनता के मन की बात को समझना बहुत जल्दबाजी होगी। परंतु कुछ लोगों के सर्वे के आधार पर, दो देश के बड़े बड़े ये
एजेंसियां हैं जो जनता के लिए काम कर रही, जो टीवी चैनल के लिए काम कर रही, उनका एक सर्वे आया है। सर्वे बहुत बार गलत भी हुआ है, बहुत राज्यों में गलत हुआ है, तो सर्वे को पूरा आधार मान लेना ये एक जल्दबाजी होगी। परंतु ज्यादातर जो सर्वे हैं उन सर्वे करे रुख पता चल जाता है। जैसे चावल पकता है तो एक दाने से पता चल जाता है कि चावल पक गया है खाना बनाते समय, वैसे ही एक जो रुख आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट आ रही, उससे एक अंदाजा लग रहा है कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्कुल। इस और तरह का जनता का मूड है। राम अवतार तिवारी कौन जी अच्छी रणनीतियों के साथ मैदान में जा पाया। राम अवतार तिवारी जी, रोकूंगी आपको। केरल का भी एग्जिट पोल हम बता देते हैं। तो केरल में सरकार बदलने का अनुमान, केरल में एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार के आसार, केरल में यूडीएफ 78-90 सीट का अनुमान, तो एलडीएफ को 49 से 62 सीट का अनुमान। तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं केरल में बीजेपी को 0 से 3 सीट का अनुमान। तो एग्जिट पोल बता रहे हैं। बिल्कुल कविता, ये बड़ी जानकारी भी है कि बीजेपी जहां लगातार लीड कर रही है, कहना है चाहे असम हो या फिर बंगाल हो, इसके अलावा बंगाल के साथ तमिलनाडु में कुछ सीटों में बढ़ोतरी की बात की जाती है, लेकिन केरला में खाता खुलना ही बाकी है। अनिमेश जी, केरला बहुत जरूरी हो जाता है। केरला कर दिया हमने केरला से, लेकिन खास है कि सीटों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, वहां जनता कितनी समझ रही है। तिरुवनंतपुरम शहर को आपने जीता है, म्युनिसिपैलिटी जीती आपने, ये हमने देखा। आपने केरला के अंदर से एक लोकसभा सांसद सुरेश गोपी, जो पहली सीट आपने निकाली 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन यहां शायद कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही विधानसभा चुनाव में। अब एग्जिट पोल, लेकिन आप गलत मत बोल दीजिएगा कि एग्जिट पोल गलत है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आंकड़े बता रहे हैं, बिल्कुल, यदि असम में वो साथ दे रहे हैं तो फिर केरला में बिल्कुल भी आपका इसमें फिर मत बोलेगा कि ये इसमें कुछ हुआ है, कुछ गलत है। नहीं, देखिए, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि केरलम में हमारा जो वोट परसेंटेज है, जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे आप देखेंगे वो 3 से 13 हो जाएगा। आप समझिए 10% अगर हम इंक्रीज कर पा रहे हैं, 11% इंक्रीज कर पा रहे हैं। देखिए, कहीं भी कोई एक नया प्रदेश है, वहां पे एक भाषाई बंधन है, तो उस वहां जाके काम करना, अपना जनाधार बनाना, लोगों के बीच में अपनी बात रखना, उसमें अपनी स्वीकार्यता बताना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो सने सने देखिए, कोई हम जाके कब्जा तो कर नहीं सकते, लेकिन आप ये देखेंगे निरंतर विकास हो रहा है, पीछे नहीं आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए, एक टाइम था, आज से कुछ सालों पहले कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कभी भाजपा आ जाएगी, और भी कई ऐसी जगह थी। और इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूं कि जब अडवाणी जी और अटल जी के जमाने में जब ये कांग्रेस पार्टी 2 सांसदों की पार्टी के हमारी मजाक उड़ाया करती थी, तब किसने सोचा था कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, विश्व के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी बनेगी। तो देखिए, केरलम भी उसी का एक हिस्सा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, अभी हमारा जनाधार मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में वहां पे प्रत्याशी भी जीतेंगे और आके वहां सरकार भी बनाएंगे। चलिए, बिल्कुल सुरेंद्र जी, शुभकामनाएं आपके लिए कि केरलम में कम से कम बढ़ोतरी मिल रही है, सरकार बन सकती है। मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र जी। संजय जी, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूं कि पौंडीचेरी, केरल और आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा के मित्र दावा कर रहे थे कि 10 से 11% बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा, पिछले बार से वोट परसेंट भाजपा का कम होगा, क्योंकि उसके पीछे कारण है। भाजपा का जो राजनीतिक पाखंड है, हर बार जो दाव खेलते हैं, इस बार ये केरल में एक्सपोज हो गए। रायपुर के ही निकट है, दुर्ग में नन का मामला था। सुरेंद्र जी, राजनीतिक पाखंड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। सुरेंद्र जी, पाखंड तो नहीं कहा जा सकता है। सुनिए कविता जी, ये बार बार ये कह रहे हैं ना कि 95 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। 12 साल से केंद्र में सरकार है। अगर 95 लाख किसी एक राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो देश के गृह मंत्री को 1 सेकंड भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कितने बांग्लादेशी आप निकाले तो केवल राजनीति के लिए आरोप लगाएंगे। बंगालियों को बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रदेश के निवासियों को आप बांग्लादेशी कहेंगे। तो यही बात जो है केरल के मामले में उजागर हुई। दुर्ग में जो नन तो आपने भी तो निकाले थे ना, पकड़े थे, सुरेंद्र जी, आपने भी निकाले हैं। आपका आंकड़ा ज्यादा है, कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जितने जो बांग्लादेशी हो उनको सबसे ज्यादा बाहर निकालने में कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को रवाना किया है। बीजेपी ने 2014 के बाद जो आंकड़ा वो कम रहा है, निकाला जाना चाहिए, लेकिन आप केवल बीजेपी निकाल रही है वो वहां बंगाल के। यदि ये सरकार खुद दावा कर रही है, संयम जी, हाँ जी, ये सरकार में बैठे लोग यदि दावा कर रहे हैं 95 लाख एक राज्य में है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी का सबब और क्या हो सकता है
कि सरकार में बैठे लोग खुद कह रहे हैं कि राज्य में 95 लाख तो SIR की प्रक्रिया तो उसी का उदाहरण है ना, SIR से तो पता चलेगा। इसलिए तो मैंने कहा फर्जी मतदाताओं की ना, संख्या तभी तो पता चलेगी ना SIR सुरेंद्र में जी। कितने, जो 34 लाख लोग अपील में गए, जो 34 लाख लोग अपील में गए, उनके पास दस्तावेज है तभी तो गए ना। वो अरे बांग्लादेशी हैं जिनको सुरेंद्र वोट जी, के अधिकार से वंचित किया गया। अरे सुरेंद्र जी, अगर उनके पास दस्तावेज होते तो वो पहली बार में अपना SIR में नाम कितने करवा ऐसे लेते ना। मतदाता पाए इतना गए थोड़ी हो जिससे- सकता है 34 लाख लोग अपने दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं कर पाए, ये और कैसे अगर SIR समय हुआ पे वो प्रस्तुत सबको नहीं कर पता पाए है। तो बाद में कहां से आ गए उनके राम पास? अवतार जी मेरे साथ बैठे, पूछ लीजिएगा कि निर्वाचन के कितने लोग घरों तक गए। एक मैसेज आता था, उस हिसाब से राम अवतार जी से सवाल ले लेता हूं, केरलम के ऊपर लूंगा, लेकिन मैं सवाल फिलहाल बंगाल का हम चर्चा कर चुके हैं, सभी राज्यों के ऊपर बराबर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। राम अवतार जी, यहां पर देखिए केरला के अंदर बात की जाएगी तो बीजेपी 0 से 3 पर आ रही है, और अब जाकर ये कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस को एक जगह बढ़ोतरी भी मिल रही है, सरकार बन भी सकती है, ये संभावना एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रही है। कितने आश्वस्त केरला को लेकर आप कांग्रेस के लिए? संयम जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश में सिर्फ एक ही जगह वामपंथियों की सरकार बची थी, वो भी जा रही है या खसक रही है जी, ऐसा संकेत होना एक बड़ी बात है। एक समय देश के कई राज्यों में कई सांसद विधायक हुआ करते थे, अब जो कम्युनिस्ट हैं वो उनका आधार जो है कमजोर हो रहा है, वो भी राज्य नहीं बचेगा ये ऐसा लगने लगा है। तो एक विचारधारा जो है, जो नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में था, वामपंथियों का था, जो उग्रवाद वाला था, जो वहाँ से आया था, विदेश से हमारी सोच आई थी एक कम्युनिस्ट का, वो सोच अब धीरे धीरे विदाई की ओर जा रहा है। बिल्कुल तिवारी जी, ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर के पहले थोड़ी देर बंगाल के लिए रोकूंगी में आपको। उनका राज्य था, बंगाल से गए, अब यहाँ से जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका आधार जो है बिल्कुल राम अवतार कमजोर हो रहा है, थोड़ी देर उस के आधार रोकूंगी आपको, की फिर जगह आपके में पास कौन आऊंगी। ले रहा है? एग्जिट पोल बता इसका देते हैं नाम आ रहा पुडुचेरी है की। जी, पुडुचेरी के एग्जिट पोल बता देते हैं कि पुडुचेरी में एनडीए को 16 से 20 सीट का अनुमान, तो वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को 6 से 8 सीट का अनुमान, पुडुचेरी में कांग्रेस को 30% सीट का अनुमान, तो अन्य की बात करें, अन्य को 6 से 60 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। संयम जरूर ये पुडुचेरी जो अब तक कहा जाता है एनडीए के कब्जे में था, अनिमेश जी, लग रहा है कि यहाँ 16 से 20 सीटों का जो अनुमान जताया जा रहा है, तो इस तरीके से सरकार अभी भी यहाँ बरकरार निरंतर रहेगी। कांग्रेस को 6 से 8 सीट का अनुमान है और कांग्रेस को 30% सीटें यहाँ पर यानी कि लग रही हैं, और आप 50% से ऊपर यानी सरकार यहाँ आपकी बरकरार रह सकती है। जबकि कांग्रेस में सुरेंद्र जी का भी यही कहना था कविता जी कि वो पुडुचेरी और केरला इन 2 जगहों पर लीड कर रहे हैं, इन 2 जगह कंफर्म है, लेकिन पुडुचेरी भी खिसकती नजर आ रही है। अनिमेश जी, नहीं, देखिए, कांग्रेस तो परजीवी पार्टी है, कांग्रेस कहीं नहीं है, ना पौंडीचेरी में है, ना पूरे देश में कहीं है। कांग्रेस तो कभी कभी किसी के कंधे पे कहीं कहीं अपने थोड़ी जगह पा लेती है और उसी के भरोसे उसका नाम रहता है। आप किसी भी प्रदेश में देखिए, ये तो हम 5 प्रदेशों के एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, आप बाकी जगह भी देखिए, आप किसी भी प्रदेश का जहां पे बहुदलीय पार्टियां हैं, आप वहां देखेंगे कि कांग्रेस किसी ना किसी दल के कंधे पे सवार होकर अपनी 5, 7, 10 सीटों को लेके घूमती रहती है और उसी के भरोसे पे अपना काम करती है। रही बात यह कि देश के लिए कांग्रेस की क्या सोच है, सभी संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाना, ईडी, सीबीआई, सबके, ये सब वो संस्थाएं जिनको कांग्रेस ने ही पाला पोसा था। या तो मुझे लगता है कांग्रेस ने इन सब संस्थाओं से ऐसे काम करवाए होंगे अपने शासनकाल में, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। अन्यथा आप देखिए, पूरी देश की जनता जब ये संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें सहयोग कर रही है, आगे बढ़ बढ़ के साथ दे रही है। SIR का कांग्रेस ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया, बिहार चुनाव सर पे था, बिहार चुनाव में राहुल गांधी रैली लेके निकले थे, यात्रा पे निकले थे SIR के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ, जनता ने बोला साहब आप घर जाइए, आपके शासन में हमने बहुत देश को बर्बाद होते देख लिया, अब हम समझ लेंगे कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी पार्टी। का रिएक्शन ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, उम्मीद जता रहे थे आप पौंडीचेरी को लेकर, लेकिन अब वहां भी उम्मीद किसी प्रकार की लग नहीं रहा। एग्जिट पोल के अनुसार सिर्फ 6 से 8 सीटों का अनुमान है आपके लिए। संयम जी, इंतज़ार करना चाहिए, जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार टूटेगा। इसी तरह जो 400 पार का नारा था, 240 में अटके, बैसाखी में केंद्र में सरकार है, उसी तरह से जो है बाकी राज्यों में स्थिति होगी।
भाजपा के साथी परजीवी कह रहे थे। परजीवी आज कौन है ये देश की जनता देख रही है। 6 मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों में दूसरे दलों से इसी तरह ईडी, आईटी, सीबीआई लगा के डरा के लाए गए हैं, वही लोग जो है सरकार चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज विपक्ष मुक्त का नारा देते देते विपक्ष युक्त हो गई है। लेकिन पौंडीचेरी तो एक शहर है, शहर ही है, उसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। चलिए बड़े बड़े राज्यों में, सुरेंद्र जी, बड़े बड़े राज्यों में हम एसआईआर को मान सकते हैं, लेकिन पौंडीचेरी में कांग्रेस क्यों नहीं वापस आ पा रही, वापसी क्यों नहीं हो पा रही आपकी? इसके पीछे क्या कारण स्पष्ट तौर पर? यहाँ क्या एसआईआर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, छोटा शहर ही है। संयम जी, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। परिणाम जब आएंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहती है, और जब परिणाम आएंगे 4 तारीख को तो वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कविता, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार करना होगा, क्योंकि केरला में स्वीकार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जहां जिस पार्टी की जीत होती है वहां पर स्वीकार पार्टी करती है, और जहां सभी पार्टियों का रहता है, सभी पार्टियों का आत्मविश्वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल जाहिर सी बात है संयम की 4 तारीख का हम सभी को इंतजार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल है, और ऐसा भी नहीं, एग्जिट पोल हमेशा गलत भी नहीं होते, सही भी होते हैं। जरूर जी। रामावतार जी, केरला के साथ पुडुचेरी पर चर्चा बहुत जरूरी है। इन दोनों का आप थोड़ा सा आंकड़ा बताइए, क्या लग रहा है, क्या फर्क? क्योंकि कांग्रेस को यह उम्मीद है साउथ इंडियन स्टेट, साउथ इंडियन यूनियन टेरिटरी, लेकिन केरला में तो चलिए एक जो आपने कहा कि माओवाद का लेफ्ट का पूरा जो किला है वो खिसकता नजर आ रहा है, लेकिन पौंडीचेरी में क्या स्थिति दिख रही है? बीजेपी की निरंतरता रहेगी यहां पर? संयम जी, पांडिचेरी में इस बार के जो प्रभारी बनाए गए थे वो छत्तीसगढ़ के टीएस बाबा को वहां पर चुनाव की कमान संभाले थे। चुनाव की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा को दिया था। टीएस बाबा ने वहां पर मेहनत भी की है, और उनसे मेरी दौरान अभी चुनाव 2 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी ऐसी। हाँ, तो उनसे भी कहा था कि जो संघर्ष है वहाँ, आप भी रिकॉर्ड में कहा था कि जो उनसे बातचीत के बाद जो एक निष्कर्ष निकला, उसमें कई ऐसे कारण थे, कई ऐसी परिस्थितियां थी, कई ऐसी चीजें थी जिससे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत आसान नहीं है। क्या कारण? आप मैदान में कांग्रेस है, कुछ रामावतार जी हमसे भी डिस्कस कर सके, क्या कारण इसके पीछे खड़ा किया पौंडीचेरी में? देखिए, पांडिचेरी ऐसा एक राज्य है जो जहाँ पर केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके अनुसार ये लोग चलते हैं, यूनियन टेरिटरी। और एक बात, दूसरा जो है वहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो काम पिछले दिनों हुए हैं, संगठन के स्तर पर उन्होंने किया, और अलग तरीके से मुद्दों पर, टिकट के वितरण पर, तो अलग अलग ऐसे कारण हैं। उस कारण जो है थोड़ी कांग्रेस को बहुत मेहनत वहाँ ज़रूरत है। रिजल्ट क्या आता है ये आगामी दिनों पता चलेगा, परंतु ये है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस की संभावना थी। कांग्रेस वहाँ पर अगर नए तरीके से, चुनाव जो है एक दिन नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, एक दिन में चुनाव परिणाम नहीं आते। जैसा बंगाल में देखिए, बंगाल में भाजपा पूरी 4 साल से लगी, समझ जाओ। छत्तीसगढ़ में जो लोग थे भाजपा संगठन के लोग, 3-3, 4-4 महीने से छत्तीसगढ़ के 50 सीटों में कम से कम यहाँ के भाजपा नेता गए थे, और 3-3, 4-4 महीने वहाँ डेरा डाल के गलियों में घूमते रहे। तो आपको काम करना पड़ेगा, संगठन खड़ा। वहाँ जानते थे कि बंगाल में कार्यकर्ता नहीं है, संगठन कमजोर है, फिर भी भाजपा ने समर्पण के साथ ड्यूटी लगाई। एक नहीं, पूरे यहाँ के संगठन मंत्री पवन साय को, उनके साथ कई विधायकों। चलिए बिल्कुल, और इस वक्त तमिलनाडु का एग्जिट पोल की भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो भी आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण राज्य है दोनों ही दल के लिए। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार का अनुमान, मैट्राइज का एग्जिट पोल ये बताता है कि डीएमके को 122 से 125 सीटों का अनुमान है, तो एआईएडीएमके को 87 से 100 सीटों का अनुमान, अन्य को 10 से 18 सीटों की गणना जो निकलकर सामने आ रही है एग्जिट पोल के अंदर। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अन्य को 10 से 18 सीटें मिल सकती हैं, यानी लोकल जो पार्टी तमिलनाडु में एक्टिव है उनको। लेकिन खासतौर पर डीएमके और एआईएडीएमके, देश के 2 राष्ट्रीय दल इन्हीं 2 पार्टियों के साथ गठबंधन में रहते हैं। एआईएडीएमके को 87 से 100 सीटें,
और डीएमके को 122 से 125 सीटें, यानी वर्तमान में जो सत्ता में है वही सत्ता बरकरार रह सकती है। अनिमेश जी, क्या लग रहा है? यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, मुश्किल वाला विषय नहीं है। अभी वहाँ पर हमारा उतना बड़ा कैडर तैयार नहीं हुआ है। वहाँ पे अभी हम काफ़ी प्राइमरी स्टेज में हैं, लेकिन लगातार हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ के लोगों के बीच में जनाधार बना रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी पहुँच बना रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखिए, मैंने जैसे कहा ना, हर जगह एक साथ नहीं हो सकता है। अब केरलम में, तमिलनाडु में ऐसे ये राज्य हैं, भाई ऐसा तो नहीं कि हमारी यहाँ सरकारें थी और चली गई हों तो हम मान सकते हैं कि हमें कुछ नुकसान हुआ है। हम तो यहाँ जीरो से स्क्रैच से चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, ये जो 5 हम जब राज्यों की बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों में भाजपा के लिए चारों तरफ से प्रेशर था। एक तरफ तमिलनाडु और केरलम जैसे प्रदेश थे जहां हमारा कोई जनाधार नहीं है। वहीं हमारे पास असम था जिसमें हमें अपनी सरकार को रिपीट करना था। वहीं पश्चिम बंगाल था जहां पे हम बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहे थे और वहां हमको जीतना था। तो हम, पांडुचेरी है, पांडुचेरी में भी देखिए एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हम वहां भारी बहुमत से आगे हैं। तो लेकिन ये अनिमेश जी, तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, 74 लाख नाम काटे गए, लेकिन लग रहा है कि अब यदि कांग्रेस आरोप लगाती है एसआईआर को लेकर तो फिर यहाँ फायदा आपको एसआईआर का मिल नहीं रहा है। नहीं, मैं कांग्रेस, देखिए मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस को तो हर चीज में इसका कोई आधार नहीं। एसआईआर देखिए एक बहुत सामान्य प्रक्रिया थी। मैं अनिमेश भार्गव अगर यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट होंगे, 1 मिनट में मेरा नाम अपडेट हो गया, मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई। ऐसे ही जब लाखों करोड़ों वोटरों के नाम उसमें अपडेट हो गए तो कुछ जो संदेहास्पद थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, सिर्फ उनको ही परेशानी आई। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं होते तो वो बेतुकी बातों को लेके निकल जाती है और जनता उसको फिर वापस लौटा देती है। तो एसआईआर कोई विषय नहीं था। देखिए, एसआईआर देश की एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा 140 करोड़ का देश है, इसमें एक एक चीज को परफेक्ट नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए संविधान सम्मत जो विधि बनाई गई है उसमें समय समय पे एसआईआर का प्रावधान है और कांग्रेस मुझे यहाँ लगता है जो भाषा की लड़ाई तमिलनाडु में देखने को मिलती थी अब तक, कि तमिल भाषा को लेकर जो प्रदर्शन करते हैं एमके स्टालिन नजर आए कि हर जगह हमें तमिल चाहिए और हिंदी का बिल्कुल प्रयोग चलने नहीं देंगे, इसको लेकर कई बार हुआ। लेकिन क्या ये तमिल वाला फैक्टर भी बहुत खास रहा है, लगता है? बिल्कुल, तमिल वाला जो फैक्टर आप बोल रहे हैं संयम, वो काफी खास रहा है। और जो कि एग्जिट पोल भी बता रहा है संयम कि द्रविड़ किले में किसका उदय होगा, वो एग्जिट पोल के जरिए हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सुरेंद्र जी, यहां पर फायदा आप ही को मिल रहा है लग रहा है, क्योंकि यहां एसआईआर का कोई ज्यादा खास रोल नहीं रहा। 74 लाख नाम काटे, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। खुद कहा गया था कि 74 लाख नाम काटे जाना, यानी बिहार में 69 लाख से ज्यादा नाम काटेगा यहां पर। लेकिन उसके बावजूद यहां फायदा बीजेपी को नहीं मिला है और डीएमके को यहां फायदा मिलता निकल रहा है। संयम जी, ऐसा कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। कोई भी कार्रवाई जो दुर्भावनापूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक की जाती है उसका नुकसान जो है पात्र मतदाता हैं उनको उठाना पड़ता है। आपने देखा सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो निर्वाचन ड्यूटी कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका नाम नहीं है। जो निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में काट दिया गया है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस इतनी भावुक क्यों हो जाती है? अगर समझ नहीं आता है एसआईआर को लेकर इतने भावुक क्यों हो जाती है? आम जनता देखिए भावुक के साथ कांग्रेस की लड़ाई जो है अधिकारों की है। संवैधानिक अधिकार जब जब छीने जाएंगे तो आवाज तो उठाएंगे विपक्ष के तौर पर। किसी को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर करना, मतदान के अधिकार से वंचित करना, आपने देखा होगा समाचारों में भी ये चीजें बार बार आई। कई रिटायर्ड अधिकारी, एसआईआर के जरिए तो फर्जी मतदाताओं को बाहर किया गया है ना, प्रक्रिया का। लेकिन तो सुरेंद्र जी, फर्जी मतदाताओं को बाहर किया गया है। ये 34 लाख जो अपील में गए, ना ये 34 लाख आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में जो 34 लाख लोग जो हैं ट्रिब्यूनल में गए वो फर्जी हैं? अरे आप 34 लाख छोड़ी, 95 में 34 लाख बाकी क्या थे वो बता दीजिए आप तो। चलो आप तो 34 लाख ठीक है, 34 लाख जो आवेदन लेके आ गए बाकी तो ये तय करेंगे, लेकिन बाकी का क्या है? 95 लाख मतलब आप ये सरकार ये मान रही है कि 34 लाख जो पात्र मतदाता थे उनके अधिकारों को छीना गया। अरे पात्र थे तो उनके डॉक्यूमेंट क्यों अपडेट नहीं हुए? पात्र आप और मैं निर्णय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लगातार हस्तक्षेप कर रहा है इस मामले में। बिहार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का लगातार हस्तक्षेप देखने को मिला। एक एक चीज पर बिहार में जो हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में बराबर हियरिंग हो रही थी। अच्छा संयम जी, बंगाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बराबर हियरिंग हो रही थी। पालन हुआ? अच्छा संयम जी, मेरा एक आपसे सवाल है। ये तय होनी चाहिए। संयम जी, मेरा एक आपसे सवाल है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में कितने नाम कटे और कितने जुड़े या कितने पात्र थे, अपात्र थे, इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस है कहां वहां?
0 सीट पे है, कोई कैडर नहीं। आप तंज कस रहे हैं अनिमेश जी, नहीं कांग्रेस तंज को- नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये देश देख रहा है कि इतना बड़ा एक राज्य, पूरे देश में राज करने वाली पार्टी है, वो भी इतने टूटेगा। बड़े बड़े राज्यों में कहीं है नहीं है, और उस पर वो चिंता कर रही है। बिहार में कहां थी, आप बताइए, SIR पे इतने हल्ला मचाया कांग्रेस ने, कहां थी कांग्रेस? असल में सुरेंद्र जी, कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सदर्न स्टेट्स में यदि आप वहां पर हैं अभी, तो उसका कारण है कि या तो दो फैक्टर होंगे। मैं राम अवतार जी से सवाल कर लेता हूं। राम अवतार जी, यहां पर क्या कारण है? सदर्न स्टेट्स में यदि कांग्रेस है तो क्या बीजेपी उतना नहीं पहुंच पाई, इसलिए कांग्रेस वहां पर है? क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में हम देख रहे हैं जहां जहां बीजेपी का बढ़ रहा है ग्राफ, तो कांग्रेस का कम हो रहा है, संयम- कम से कम होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल बता देते हैं चलिए, जब बिल्कुल। तक आंसर दे। तो पश्चिम बंगाल का आपको एग्जिट पोल बता दें। पश्चिम बंगाल में 125 से 140 सीट का अनुमान, बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीट का अनुमान। तो एग्जिट पोल में सरकार बना रही है बीजेपी। बंगाल से दीदी की छुट्टी होने के आसार, तो अन्य को 6 से 10 सीट मिलने का अनुमान। तो ये तो खेला हो गया संयम। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो- एग्जिट पोल के हम देखें तो खेला हो गया। खेला शब्द उपयोग हुआ था 2021 के चुनाव में। अनिमेश जी हंस रहे हैं, अनिमेश जी हंस रहे हैं। 2021 के चुनावी प्रचार में नरेंद्र तो मोदी देखिए, बोलते थे कि बंगाल खेला से दीदी होगा। की छुट्टी होने के आसार एग्जिट पोल बता रहे हैं। हमने कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में 125 से 140 सीट का अनुमान, बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीट का अनुमान। तो एग्जिट पोल में यदि हम बात करें तो बीजेपी सरकार बना रही है। तो एग्जिट एक पोल बड़ी में खबर बीजेपी है और संयम सरकार बना रही बड़ी है। जानकारी भी हमारे दर्शकों की। लेकिन एग्जिट पोल्स कितने मायने रखते हैं? एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये राय के आंकड़ों के मुताबिक यदि 125 160 की बात की जाएगी तो हाँ, इसके बीच बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है सरकार को लेकर कि सरकार बिल्कुल, बन और रही है, संयम- और बीजेपी को 140 से 161 की यदि बात की जाएगी तो ये समझिए कि मतलब अब बंगाल से दीदी की छुट्टी होने जरूर। के आसार, यदि हम एग्जिट पोल की बात सबसे करें, पहला- संयम ममता बनर्जी दीदी कह भी रही थी कल मैं रात तक हाँ। सोई नहीं हूँ। लीजिए, आप तो और बच्चों रात को नींद भी उड़ सोई जाएगी। नहीं हूँ, और एग्जिट पोल को देखकर और फिर थर्ड फ्रंट जो था अनिमेश जी, मुझे लग रहा है कि थर्ड फ्रंट अब वो थर्ड फ्रंट से भी आखिरी फ्रंट में जाने वाला है बंगाल में। बिल्कुल, आप देखिए। और मैं लेकिन आपको- अनिमेश जी, मेरा भी एक सवाल है कि दीदी मानने वाली नहीं है एग्जिट पोल। नहीं, देखिए, दीदी तो कुछ वो भी नहीं 4 तारीख का मानने, इंतजार करेंगी, वो आसानी से नहीं मानती हैं। नहीं, वो मानेंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो तो कुछ भी मानने तैयार नहीं है। वो तो ये भी नहीं मानने तैयार है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन आप ये देखिए संयम जी और कविता जी, मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं, अभी ये एग्जिट पोल जो आप बता रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा पश्चिम बंगाल में हमारी सीटें आई। आप देखिए 175 बम्पर से वोटिंग हुई है। लेकिन 175 अनिमेश जी, से मेरा एक 80 के सवाल बीच में। है, अनिमेश जी, बम्पर वोटिंग हुई है। चलिए, मैं एक मेरा काम करता हूं कविता की, सबसे पहले रामावतार जी से, जी। उनसे हमारा एक सवाल ड्यू भी रह गया था, जी। उनसे ले लेते हैं। रामावतार जी, ये इस वक्त अब लग रहा है कि अनुमान जो बंगाल में आया है बीजेपी को लेकर, सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे, फिर उसके बाद और बचे कड़ी मेहनत की थी बीजेपी ने। देखिए, जो अनुमान है, जो आ रहे हैं, जिस तरह से वोटिंग हुआ है, जो मतदान भारी संख्या में मतदान हुआ है, और मतदान के बाद जो सर्वे आ रहा है, तो सर्वे में ऐसा मतदान ज्यादा वोटिंग हुई है। किसी भी एक ही पक्ष में जा सकता है, वो कोई भी लग रहा है, जिसको भी लगे मिलेगा वो बम्पर बहुमत मिलेगा, ऐसा लग रहा है। ये लग रहा था, पुराना सर्वे आने के पहले लग रहा था कि जिस तरह 80%, 90%, 95% वोटिंग हो रही है, इससे किसी के पास भी किसी को भी बहुमत मिलेगा, एक तरफा बहुमत मिलेगा, ऐसा लग रहा था पहले। अब जब सर्वे आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, उसमें बता रहा है कि भाजपा को जबरदस्त तरीके से बढ़त मिल रही है। पिछले चुनाव से उसको दुगना से तिगना सीट ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो लहर है, मान सकते हैं लहर होगा एक तरफा। जहां जैसे प्रथम चरण के मतदान हुए जी, उसके बाद से भाजपा के नेताओं में आत्मविश्वास ज्यादा आ गया, चेहरे में खुशी आ गई थी। तो ये लग रहा था, क्योंकि ठीक है कि प्रथम चरण के चुनाव में पहले भी भाजपा को अच्छी सफलता मिली थी, इसलिए वो सीटें बढ़ेंगी। मुझे याद आ रही है, आपने कहा था कि बंगाल को लेकर रामावतार जी, जो मुझे यहाँ सवाल है कि जो बम्पर वोटिंग हुई इसको ममता बनर्जी अपने पक्ष में बता रही थी। रामावतार तिवारी जी, जो बम्पर वोटिंग हुई है, तो ममता बनर्जी दीदी का ये कहना कि SIR के विरोध में हुई है क्योंकि बीजेपी से नाराज है मतदाता, तो अपने पक्ष में बात कर रही है दीदी कि टीएमसी के पक्ष। चाहे भाजपा हो, सुनिए, चाहे भाजपा प्रवक्ता भार्गव जी हो, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हो,
ये अपनी पार्टी की बात तो बोलेंगे ही। बिल्कुल, तो सभी। चाहे ममता दीदी हो, ममता दीदी थोड़ी बोलेगी आज से कि मैं हार गई हूं, सीटें कम आएंगी, या भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो ये नहीं बोलेंगे। तो पार्टी जो है वो अपनी राजनीति, अपनी रणनीति अपने के तहत बयान देते हैं। उन बयानों के एक मानसिकता को समझने का असली बात यह है कि जो सर्वे, दूसरी बात यह है वहां मेहनत किसने की जी, मुद्दा क्या बना, इस बार का मुद्दा क्या था बंगाल में, मुद्दा जो इस बार किसने क्या बनाने की कोशिश की, किस तरह की रणनीति बनाई गई, कौन कौन से क्षेत्र में। मैंने बताया ना कि छत्तीसगढ़ से 50 से करीब नेता 4 महीने से वहां डटे हुए हैं। बिल्कुल सीएम ये विष्णुदेव काम से- है, बिल्कुल ये काम सीएम कर से रही है लेकर डिप्टी सीएम भाजपा तक ने सभी। इस बार। देखिए कविता जी, जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की कविता आपने जी बात ने की बताया, तिवारी जी, तो भाजपा सीएम ने से इस लेकर बार ये डिप्टी सोच सीएम लिया सभी था। वहां पर बने रहे। मैंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी। को पूरा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के चुनावी भाषणों, चुनावी रैली, मंच, सबकी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पूरी बिल्कुल। रणनीति की। तो ऐसे कई नेता हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो बखूबी उसको निभाए हैं। चलिए, जरूर। मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2 मिनट समय देंगे, कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी एक ऐसा नेता है, मजबूत नेता है, हर दृष्टिकोण से मजबूत नेता है। तो उनको लगा इस बार कि इस बार अगर पश्चिम बंगाल पा गए, मिल गए, तभी मिल पाएगा, आगामी समय मिल पाएगा, ये कठिन चुनौती बन जाएगी। चलिए, तो बिल्कुल, इस मैं- बार ही लेना है, इस बार ही पश्चिम बंगाल को जरूर, मजबूत अवैध गढ़ नेता है, की बात उसको आपने की, रामाकांत पाना है। जी। ये उद्देश्य से पूरी पार्टी, संगठन, सरकार और हर तरीके से रणनीतियां बनाई गई और फिर मैदान में गई भाजपा। बिल्कुल, ये तो इसलिए आसार 2021 से ज्यादा लेकर दिख रहे हैं। 2026 तक रामावतार जी, जो मैं एक परिस्थितियां जवाब हैं। कांग्रेस से भी ले लेता हूं इस पूरे मामले को लेकर। 2021 में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी बीजेपी ने, फायदा जरूर मिला, सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। क्या वो कमी अब पूरी हो गई जो बची कुची थी कसर? सुरेंद्र जी, आपसे सवाल इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल पिछले बार भी बता रहे थे कि सिर्फ आंकड़ा छू रही है, 140 से 150 का आंकड़ा टीएमसी छू रही थी, लेकिन फिर 200 से ऊपर निकल गई, सत्ता में आ गई। क्या लगता है कांग्रेस को कि इस बार के एग्जिट पोल में अब बीजेपी को सफलता मिल रही है, सरकार बन रही है? क्या ये मेरा सवाल आपसे इसलिए, वैसे बीजेपी से होना था, लेकिन क्या लग रहा है बंगाल को लेकर रिएक्शन? संयम जी, आपने जो कहा निश्चित तौर पर पिछले बार भी जो बंगाल के आंकड़े आए थे वो चौंकाने वाले थे। एग्जिट पोल के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और इस बार भी जो प्रशासनिक आतंक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह से जो स्थानांतरण बड़े पैमाने पर चलते चुनाव में किया गया, निर्वाचन आयोग का हस्तक्षेप जो हुआ, लगा राज्य है पड़ोस में, असम में इतनी शिकायतें हुई, कहाँ किसी के बारे में कुछ किया गया। अभी रामतौर जी ने कहा ना, छत्तीसगढ़ के 50 से ज़्यादा भाजपा नेता गए, यहाँ के वित्त मंत्री, यहाँ के गृह मंत्री, डिप्टी सीएम, और आज जो शिकायत हुई है, अकलतरा के भाजपा नेता हैं, नकदी बांटने का आरोप लगा, निर्वाचन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग, केंद्र सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करके अधिकारियों के, सैकड़ों अधिकारियों के ट्रांसफर किए, बाकी 4 राज्यों में तो नहीं हुए। जी, बिल्कुल, समय तो कम, ये स्पेसिफिक इस बात से लग रहा है आपको बंगाल में जनता इस जो बार है- क्या बीजेपी आ जाएगी? आपको लग रहा है ऐसा? एग्जिट पोल भी बता रहे हैं पिछली बार गणना थी बराबर की, लेकिन उसमें फिर टीएमसी बहुत आगे निकल गई थी, एग्जिट पोल खराब साबित हुए थे पिछली बार, लेकिन इस बार लग रहा है क्या? संयम जी, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ये केवल नफरत की राजनीति करते हैं, बांग्लादेश चलिए, ठीक, रोहिंग्या बिल्कुल। के नाम पर डराने मुझे का जानूंगा। काम अनिमेश करते जी, हैं। 12 एग्जिट साल से पोल पर बात स्थिति करूंगा। एग्जिट पोल पिछले साल 2021 की बात होगी, गणना बताई जा रही थी 140 से 160 की टीएमसी को, 200 से ऊपर निकली थी टीएमसी और एग्जिट पोल खराब हो गए थे। इस बार क्या लगता है आपको? नहीं संयम जी, मैं आपकी बात बहुमत मिल रहा है आपको, शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिर क्या होगा? बहुमत तो मिल रहा है और सभी आप सबको भी बधाई है कि एक पश्चिम बंगाल जैसे सेंसिटिव प्रदेश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है। लेकिन मैं सुरेंद्र जी की बात, मुझे लगता है सुरेंद्र जी शायद अपने जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि ममता बनर्जी जी ने अच्छा काम नहीं किया और उन्होंने पूरा चुनाव खराब कर दिया है, इसलिए भाजपा को यहाँ बढ़त मिल रही है। लेकिन शायद लगता है सुरेंद्र वर्मा जी अपने राष्ट्रीय नेता से सहमत नहीं है। रही बात आपने जो एग्जिट पोल का बोला, देखिए पिछले एग्जिट पोल में भी सरकार तो टीएमसी उनकी ही बताई थी ना, भाई भाजपा
भाजपा की सरकार तो नहीं बताई थी, ठीक है, थोड़ा उनको ज्यादा एज मिल गया था, क्योंकि पिछले बार तक देखिए ना तो वहां SIR हुआ था, ना वहां जो जिस तरह से वो ध्रुवीकरण करती हैं वोटों का, उसका कोई तोड़ था। और तीसरा वहां पे जो प्रशासनिक मशीनरी का, भाई आप देख रहे हैं हजारों रील्स मीम्स सब आ रहे हैं, बाकी जनता खुद बता रही है कि किस तरह से वहां लोगों को वोट, जो मतलब TMC के वोटर नहीं होते थे उन्हें वोट डालने से रोका जाता था, उन पे अत्याचार किए थे। इस बार वो कहीं ना कहीं CRPF के डिप्लॉयमेंट की वजह से बटन में भी टेप लगा दिया गया था, ये भी खबर हाँ, सामने आई। ये देखिए ना, मतलब आप सोचिए बीजेपी का जहां पे वो उसका मार्क है कि जहां पे अगर आप बीजेपी को वोट देना तो वहां पे वो मतलब पीठासीन अधिकारी ने, आप समझिए किस तरह से वहां प्रशासनिक उसका सिस्टम का दुरुपयोग कर रही थी ममता बनर्जी, आप इसी से अंदाजा लगाइए। लेकिन इस बार वो काफी कंट्रोल हुआ है और उसी का ही नतीजा है कि भारी बहुमत से वहां पे भाजपा की सरकार आ रही है, एक ऐसी सरकार आ रही है जो देश और आम जनता के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। चलिए बिल्कुल, ये एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 150 से 160 सीटों का अनुमान, 175 से 180 140 अलग अलग है, बिल्कुल एग्जिट पोल जो अलग अलग आ रहे हैं अलग अलग एजेंसी के। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हाँ, आपको अन्य को 6 से 10 सीटों का अनुमान, ये चाणक्य का एग्जिट पोल है और बंगाल में मोदी सरकार बनने का अनुमान है, ये भी आपके समर्थन में है। गणना ऊपर नीचे होती रहेंगी, अलग अलग एग्जिट पोल है, एक हिस्से नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ मोदी सरकार आ सकती है। कविता, ये लग रहा है बंगाल के अंदर जो इतिहास, बिल्कुल कहा जा सकता है कि यदि भवानीपुर बीजेपी जीत गई तो पूरा पश्चिम बंगाल बीजेपी जो है जीत गई। तो ये अब शायद होता दिखेगा, लेकिन उस सीट पर क्या हल होगा जहां ममता बनर्जी लड़ रही हैं, वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। भवानीपुर जहां शुभेंदु अधिकारी जो है उन्होंने पहले भी ममता बनर्जी जी को हराया था, पुराने करीबी भी रहे हैं वो और कड़क प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। और निश्चित इस बार आपके नेता 2 सीट पर उतर गए थे वहां से, उनको शायद डर नहीं, तो वो ममता बनर्जी भी 2 सीटों पे उतरी ना। देखिए पिछली बार ममता बनर्जी 1 सीट पे थी तो उन्होंने 1 सीट पे जाकर उनको हराया। हाँ। तो देखिए ये सिर्फ क्या है, वो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी जी को बार बार बता रहे थे कि देखो मैं आपसे बड़ा नेता हूं, मेरा जनाधार है, जनता में मेरी बात है और जनता मुझे स्वीकार करती है। एक सिटिंग CM अगर चुनाव हार जाए तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जनता में उनके प्रति कितना रोष था। लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकार बना ली थी, इस बार वो उनका चाल नहीं चल पाई। इस बार उन्होंने, पिछली बार उन्होंने जो पैर टूटने की अपनी संवेदनाएं इकट्ठे कर ली थी और भारतीय जनता, आप बताइए मतलब कितना एक बोलना चाहिए। मशीनरी का देखिए उपयोग नहीं कहा जा सकता है ना अनिमेश जी, फिर जब बीजेपी पर आरोप लगता है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, आप लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं भाई आप पश्चिम बंगाल के मतदाता की बात करिए, अगर वहां का मतदाता वहीं की मुख्यमंत्री को वोट देने तैयार नहीं है तो इससे आप मान के चलिए कि वहां जनता में कितना असंतोष था उनके प्रति। लेकिन जैसे रिपोर्ट है, अभी आपने खुद उल्लेख किया कि वहां बीजेपी के, जहां पे बीजेपी को वोट डालना उसके आगे उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, वोट नहीं डालने दे रहे। ऐसी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि कितनी हिंसा की घटना की खबरें आई थी। बंपर वोटिंग के बीच खूब बवाल हुआ है आज। अब क्योंकि पिछली वोटिंग में शुभेंदु अधिकारी को TMC कार्यकर्ताओं ने घेर भी लिया। पहले चरण में TMC को समझ में आ गया क्या मार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना जो आखिरी दांव था, हिंसा करना, लड़ाई झगड़े करना, भय फैलाना, वो उन्होंने करा। लेकिन अब चूंकि वहां पे CRPF थी, चुनाव आयोग सख्त था, तो इसलिए काफी कुछ कंट्रोल रहा है। इसलिए 100, मैं आपसे बोल रहा हूं 175 से 180 सीट आएंगी, नहीं तो 200 प्लस आती। चलिए बिल्कुल, ये तो आपका अनुमान भी है और एक आत्मविश्वास है बीजेपी का। लेकिन अभी ये एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बताते हैं वो भी बहुत जल्दी पता चलेगा 4 मई को। लेकिन सबसे खास हो जाता है, एक जवाब मुझे सुरेंद्र जी से चाहिए। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने भी बहुत लड़ा है बंगाल के अंदर बहुत सारी सीटों पर, लेकिन आप ना चर्चाओं में दिख रहे हैं ना एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण, जबकि लड़ा आपने पूरी सीटों पर ही है लगभग? संयम जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन वहाँ पर बेहतर होगा। पिछले चुनाव से जो है वोट परसेंट भी हमारे बढ़ेंगे। आपने दोनों राज्यों की, जहाँ भाजपा दावा कर रही है, आसाम में तो भाजपा कहीं है नहीं, असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस से ही गए हैं ना। वही हाल जो है बंगाल में है। कौन है नेता भाजपा के? अब तो बहुत पुरानी बात से ही गए, शुभेंदु 5 साल शासन कर लिया है। मैं ये 6 राज्य थे ना, यदि भाजपा, अगर सुरेंद्र जी, अगर पैमाना, यही तो है ना, इनके पास ना नेता है ना नीति। सुरेंद्र जी, दूसरे दल के लोग, सुन लो ना, छत्तीसगढ़ में इसी तरह से ईडी भेज के चिंतामणि महाराज पर आरोप लगाए चुनाव से पहले, अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे पाप धुल गए। वैसे शुभेंदु अधिकारी तो ईडी में, IT में आज उनके नेता है भाजपा के, भाजपा का चेहरा बना दिए गए। तो इनके पास इनकी कोई नीति नहीं है।
भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, केंद्रीय एजेंसियों को काम पे लगाओ, अपनी पार्टी में शामिल करो, वॉशिंग मशीन से धो के फिर चेहरा प्रस्तुत करो। सुरेंद्र जी, नेता है क्या जनता भाजपा नहीं के समझ रही ना पास? सुरेंद्र ना, जी, ना, बातें ना, आप ना, बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यही सच्चाई बिल्कुल है। निराधार नहीं है, लेकिन बंगाल एक के बात अंदर है भी है, कि ये भी लेकिन एक जनता बात- नहीं समझ पाती है। ये भी एक बात है कि आपके जो नेता इतने कमजोर क्यों है जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? ना 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 ना, ये तो जेल भेज, वही तो कह रहा हूँ, दर्जनों नाम है। जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का सुरेंद्र जी, आरोपी राहुल बताते गांधी जी थे पे बहुत प्रधानमंत्री मुकदमे जी, चल रहे हैं, वो भी तो 15 कहीं दिन भाजपा के भीतर ज्वाइनिंग कर इनके लेंगे। सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी जी और भारतीय सोनिया जनता गांधी जी पे पार्टी बहुत का मुकदमे ये चल रहे हैं, वो भी तो षड्यंत्र कहीं हर पर बीजेपी नहीं ज्वाइन चलेगा। करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करेंगे। कभी कभी नहीं। अच्छा, मेरी एक बात भारतीय जनता सुरेंद्र पार्टी जी, का षड्यंत्र हमेशा कामयाब नहीं होता। कविता जी, आजमाए मेरा तो, सुरेंद्र जी से सवाल लगाए है। तो। सुरेंद्र जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपने निमेश जी। नेशनल हेराल्ड सुन लीजिए, केस में जल्दी से कितने क्योंकि बार वक्त कितने की घंटे कमी है। पूछताछ की? सुरेंद्र कुछ जी कर वक्त पाए की क्या? कमी है। सुरेंद्र जी वक्त की सदस्यता कमी है, तक छोटा खत्म कर सवाल दिए। पूछना चाह रहे हैं जी, जल्दी से क्या हुआ? जीत मिली वक्त की ना? कमी है। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल था, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस से हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर भाजपा में चले गए तो वो भाजपा की नहीं है, तो आप मेरा एक, जब कांग्रेस के, अगर मैं अभी शुरू से बात करूं तो शुभेंदु आपको अधिकारी के खिलाफ अरे, तो शारदा मेरी बात चिटफंड तो- अरे, घोटाले मेरी के बात- बेन आरोपी अरे, मेरी थे। बात तो सुन अरे, लीजिए। शुभेंदु अधिकारी की बात अरे, कर लीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। शुभेंदु आप- अधिकारी अरे, को नाराज मत मामला होइए। उठा के कम है, बिल्कुल एक बात आखिरी की और कमी है। महत्वपूर्ण सवाल है मेरा बाकी रामावतार नहीं। तिवारी जी से, विश्लेषण आपने बहुत तो जरूरी किया है ना, हमारे सोनिया दर्शकों गांधी के और लिए। राहुल गांधी जी सुरेंद्र के खिलाफ जो है, जी, बिल्कुल नेशनल चर्चाएं हेराल्ड बहुत के हो फर्जी चुकी मामले लगाए। हैं। एक महत्वपूर्ण उसके सवाल साथ रामावतार जी से मेरा है, वो ये है कि सदस्यता बंगाल में समाप्त क्या करने ये का क्रांति है क्या क्या इस हुआ? वक्त जो बीजेपी अब बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि बहुत कोशिश की गई और बहुत सालों से कोशिश की गई, कई दशकों से लगे थे, क्या ये अब सपना सच होने वाला है रामावतार जी? देखिए, बंगाल में जैसा कि अभी भार्गव जी भी कह रहे थे कि हमने यहाँ लोकल पुलिस की जगह सीआरपीएफ लगाई गई। आज हाँ। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया, यह कहा है कि लोकल पुलिस को पूरा चुनाव से बाहर कर दिया गया और पूरा चुनाव में जो है सीआरपीएफ के जवान लगे रहे। तो वहां पर जो गुंडागर्दी थी, जिस तरह की गतिविधियां थी, वो गतिविधियों को कुछ तरह तक रोकने की कोशिश की गई। अब उस जनता का निर्णय क्या है? भाई, वहां पर जो चुनाव में ध्रुवीकरण होना चाहिए था, वो ध्रुवीकरण की कोशिश पार्टी ने की है हर तरीके से। वहां पर जिस तरह से रणनीति बनानी चाहिए थी, चुनाव के साम दाम दंड भेद, अभी नहीं तो कभी नहीं, भाजपा ने इस बार बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं ये स्लोगन के साथ चली है। इसलिए लग रहा है कि भाजपा आ सकती है। बिल्कुल हर स्तर पर उसने प्रयास किए हैं। बिल्कुल रामावतार तिवारी जी, ब्रेकिंग बता देते हैं अपने दर्शकों को। उनके मेहनत को देखते हुए कहा बिल्कुल रामावतार तिवारी जी, माफी रामावतार रामावतार तिवारी जी, रोकूंगी आपको। बता दें कि बीजेपी असम पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो अनुमान बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के आसार हैं, और असम में बीजेपी को 150 से 160 सीट का अनुमान जहां पश्चिम बंगाल में है, और टीएमसी को 130 से 140 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल में सरकार बन रही है और बंगाल में से दीदी की छुट्टी होने के आसार हैं, अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान ये बंगाल के अंदर लग रहा है। और ये सबसे खास इसलिए हो जाता है इस बार के एग्जिट पोल में, क्योंकि एग्जिट पोल पिछले बार तक समानांतर बैठे थे बंगाल के अंदर। सिर्फ एग्जिट पोल ये बता पा रहे थे कि हमें लग रहा है कि शायद टीएमसी जीतेगी, और वो जीती थी बम्पर से, लेकिन इस बार अब बीजेपी को जीत दिखाई जा रही है। और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल जो मैंने चेक किया 2021 का, वही था जो टीएमसी को जीत दिला रहा था। कविता, तो संयम क्या कहेंगे कि एग्जिट पोल पे विश्वास करें? तो देखिए, असम पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के आसार, और यदि हम बात करें असम में 85 से 95 सीट का अनुमान, पश्चिम बंगाल के 150 से 160 सीट का अनुमान, तो चाणक्य का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। बिल्कुल संयम, बिल्कुल ये चाणक्य का एग्जिट पोल के लगभग ही जो है ओरिजिनल नतीजे आए थे 2021 के चुनाव में। और इस बार भी जो दिखाया जा रहा है, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला और पुडुचेरी हो, और इन पांचों राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में जो 5 राज्यों में एक साथ है, तो इनसे लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन बंगाल में जरूर बीजेपी को उम्मीद है क्योंकि कि ज्यादा बंगाल में गर्माहट रही है बंगाल में। हाँ। गर्मा गर्मी, गहमा और गहमी बहुत ज्यादा रही है। और एसआईआर को इस बार कोई नहीं भूल सकता, मुझे लगता है कविता, कि एसआईआर में 95 लाख नाम काटे जाना और एक 74 लाख तमिलनाडु का, लेकिन उसका फायदा यहाँ बीजेपी को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो एसआईआर को फिर बीजेपी प्रक्रिया बताती, चुनाव आयोग की है। लेकिन आरोप लगते हैं कि ये एसआईआर के पीछे कुछ कारण है, लेकिन सब अब आरोप प्रत्यारोप रहेंगे। 4 मई को सब क्लियर हो जाएगा। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं रामावतार जी आपका, निमेश जी आपका, और सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में बदलाव हो रहा है, लेकिन 4 मई को और पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितना सही बैठते हैं।
लेकिन हाँ, अनुमान से बहुत ज्यादा इतर नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। सिर्फ 4 दिन का इंतजार कर लेते हैं, संयम पता चल जाएगा क्योंकि वो तो एग्जिट पोल है। जरूर। और इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।